डिमांड वगैरह जो हैं वो हम वज़ीर आज़म के सामने रखें। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। पाकिस्तान की बात लाना बीच में इस मौके पर क्या ठीक आपको लगता है? ऐसे मौके पाकिस्तान की बात नहीं लानी चाहिए? मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। 5 अगस्त 19 को लेकर के हमारा स्टेट बाइफरकेट किया, डाउनग्रेड किया, हमारी इंसल्ट हुई। पहले उसकी बहाली के लिए मेरे ख्याल से एक जन जम्मू कश्मीर का चाहता है। 5 अगस्त 2019 के बाद का जो एक नई वातावरण जम्मू कश्मीर में उत्साह का बना है, लोगों में एक आशा जगी है, उस आधार के ऊपर हम जम्मू कश्मीर को किससे उसका पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर की राजनीति के लिए आज एक बड़ा दिन है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक हो रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के 14 बड़े नेता बीते 2 घंटों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। अपनी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा कर रहे हैं। इनमें वो नेता भी शामिल हैं जो 370 हटने के बाद यहां जेलों में बंद रहे या फिर नजरबंद रहे। वैसे तो 2 दिनों पहले गुपकार अलायंस के नेताओं ने जब इस बैठक में शामिल होने का फैसला किया था, तब संकेत दिया था कि 370 की बहाली उनका एजेंडा है। लेकिन क्या आज पीएम के साथ बैठक के बाद कश्मीर के नेता आगे की राजनीति के लिए बढ़ सकेंगे? बैठक के पहले ये पाकिस्तान के साथ डायलॉग को लेकर महबूबा मुफ्ती अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या ये मोदी के मिशन कश्मीर पर बात बन जाए, ऐसी बैठक साबित होगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गृह सचिव ने कश्मीर पर प्रेजेंटेशन दिया है, यानी कि कश्मीर को लेकर जो भी विकास के काम किए गए हैं भारत सरकार की ओर से विस्तार से उसका खाका इन तमाम नेताओं के सामने रखा गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अशरफ वानी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अशोक सिंघल। अशोक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि सबसे पहले बाकायदा कश्मीर को लेकर भारत सरकार ने 370 हटने के बाद अब तक विकास के क्या क्या काम किए गए हैं विस्तार से उसकी पूरी की पूरी जानकारी दी गई है इन तमाम नेताओं को। और क्या अंदर से जानकारी मिल रही है? बातचीत कहां तक आगे बढ़ी? क्योंकि बीते 2 घंटों से लगातार ये चर्चा जारी है। अशोक, देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने अपना एजेंडा बताया, क्योंकि पहले मीटिंग का कोई ऑफिशियल एजेंडा नहीं था, सिर्फ बुलाया गया था। एक पहल की थी सरकार ने, केंद्र सरकार ने। 22 महीने हो गए हैं धारा 370 को लगे जो हटाने के बाद ये पहली मीटिंग है इन नेताओं के साथ, और इनमें से बहुत से नेता नज़रबंद भी थे। तो ये एक अपने आप में नई शुरुआत है केंद्र सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया कि हमने अभी तक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और आगे हमारी क्या क्या योजनाएं हैं। इन तमाम चीज़ों पे विस्तार से सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया है। उसके अलावा तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, महबूबा मुफ्ती हो, बीजेपी के दूसरे नेता हैं जम्मू कश्मीर के, हर नेता अपनी अपनी बात रख रहा है और क्या उनका वो क्या चाहता है जम्मू कश्मीर में। जिस ढंग से धारा 370 हटी, उसके बाद से क्या हालात हैं, वो तमाम उनकी तरफ से रखी जा रही है। दूसरी बड़ी बात ये होगी, देखिए, इस मीटिंग से ऐसा कोई ब्रेक थ्रू निकलने वाला हो या बर्फ पिघलने वाली हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये कोशिश है सरकार की ओर से, जो डेडलॉक बना हुआ था वहाँ पे, क्योंकि बार बार जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये कह रहे थे कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए वहाँ के लोगों से, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शुरुआत करके वहाँ के ये अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है अशोक, और यकीनन बहुत ज्यादा जरूरत भी इस बात की थी कि कम से कम संवाद की एक पहल तो हो। और डल झील में जमी बर्फ, जिसकी तस्वीरें अशरफ वानी ने लगातार देश के तमाम दर्शकों तक पहुंचाई। अशरफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, डल झील का पानी तो अब पिघल चुका है, लेकिन ये जो राजनीतिक बर्फ कहीं ना कहीं उस मकसद के आड़े आ रही थी, अब उसको पिघलाने की कोशिश और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पीएम आवास से, वो एक बड़े संकेत और संदेश दे रही हैं कि संवाद के जरिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको सुलझाया जा सकता है। अशरफ,
बिल्कुल चित्रा, और दरअसल यही प्रयास है इस पहली बैठक में। हो सकता है आने वाले दिनों के दौरान या महीनों के दौरान इस तरह के संवाद और बढ़े अलग अलग स्तरों पर, और इसकी शुरुआत हुई है उसको एक बड़ी पहल माना जा रहा है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी और आम लोगों के बीच में। और इस वक्त जबकि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ हो रही है, इस पर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की निगाहें भी टिकी हुई है कि कुछ न कुछ तो बर्फ पिघल गई है और कोई शुरुआत तो हुई है। जाहिर है क्योंकि अलग अलग अप्रोच रहा है, चाहे बीजेपी की सत्ता जहां 2014 में केंद्र में शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में पहली बार 2014 के जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे, जो जम्मू कश्मीर राज्य था, तो पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। ये भी एक हकीकत है। 2014 के चुनाव जो हुए थे, जो 2015 में सरकार बनी जम्मू कश्मीर राज्य की, जब लद्दाख भी उसके साथ था, तब पहली बार इतिहास में बीजेपी की सरकार भी जम्मू कश्मीर में भागीदार बनी थी। और उसके बाद अगर इस बैठक में बात की जाए तो वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। पिछले 3 दशकों के दौरान जिन्होंने जम्मू कश्मीर में राज चलाया है, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे मुजफ्फर हुसैन बेग हो, ये कहीं ना कहीं हमेशा जम्मू कश्मीर में बनने वाली सभी सरकारों के भागीदार हैं और एक एक चपके से वाकिफ है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, कल करीब 1 घंटे में गुलाम नबी आज़ाद के साथ बैठा था उनके घर पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कब, जब 1984 में वो राजीव गांधी जब युवा लीडर थे और वो भी युवा लीडर थे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तब किस तरह से लद्दाख के चप्पे चप्पे एक एक जगह का नाम गिनाया जहां पर वो राजीव गांधी के साथ तब गए थे। तो जाहिर है कि इन नेताओं का अनुभव है और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी चाहेंगे कि उनकी बात भी सुनी जाए, उनके मशवरे को भी देखा जाए। तो हमने देखा था संसद भवन के भीतर जब राज्यसभा का उनका आखिरी दिन था और विदाई भाषण देते हुए प्रधानमंत्री की आंखें छलक उठी थी। उसके बाद वो तस्वीरें बहुत सारी कहानियों के साथ सामने आई थी कि किस तरह का इन दोनों का रिश्ता रहा है। और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भी गुलाम नबी आजाद के चेहरे खिले हुए हैं। कश्मीर को लेकर वो अपनी बात करते हुए, जाहिर तौर पर वो मुख्यमंत्री रहे हैं वहां के, और वो किस तरह का एजेंडा अब सरकार के सामने रखते हैं। जैसे ही अंदर की खबर सामने आती है आप दोनों के पास आएंगे। फिलहाल के लिए अशोक आपका भी और अशरफ आपका भी बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आपके सामने है। बैठक 2 घंटे से लगातार जारी और इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सलमान सागर मौजूद हैं। पीडीपी के बड़े नेता रऊफ भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रऊफ भट्ट साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेती हूं मैं, चूंकि गुपकार अलायंस एक साथ एक सुर से सामने आया था परसों, ऐसा लग रहा था कि बहुत आपस में मेलजोल और तालमेल है, लेकिन दिल्ली आते आते सभी के सुर बदल गए। आज तो साफ कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता ने, उनकी ओर से कहा गया है, फारूक साहब ने 2 टूक कि देखिए हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, हम अपने मुल्क की बात करने आए हैं, अपने प्रधानमंत्री से बात करने के लिए आए हैं और पाकिस्तान की बातचीत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती का व्यक्तिगत मानना है। क्या कहेंगे इस विवाद पर आप? अब तो बंटवारा हो गया पीडीपी-एनसी में। इतरा जी, ये आप कबल वक्त कहती है ये बात, टाइम इज द बेस्ट जज, और हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी बड़े दिल के इंसान हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो स्पेशल स्टेटस है उसे रेस्टोर किया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि फेडरेशन मजबूत हो। फेडरेशन मजबूत होने के लिए ज़रूरी होता है कि जो स्टेट के लोग हैं उन्हें ऑनर किया जाए, उन्हें सम्मान किया जाए, उनकी बात को सुना जाए, तब जाके फेडरेशन मजबूत होती है। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं, लोगों पे ठोसते हैं आपने जो आपके इरादे हैं, तो देश कमजोरी की तरह चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब 35 से 370 यहाँ से हटा तो 3 ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर्स यहाँ के थे, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, उनको जेल जाना पड़ा। यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल जाना पड़ा। सर, अब जब पाकिस्तान की पैरोकारी करते हुए नेता नजर आएंगे, देखिए महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिया जब उनको ऑफर दिया गया दिल्ली में बातचीत के लिए, तो पाकिस्तान परस्ती अपनी दिखाना जरूरी है क्या? पाकिस्तान को कश्मीर की बातचीत में क्यों लेकर आया जाए? ये बड़ा सवाल है ना। आप सीधे देश के मुल्क के प्रधानमंत्री से बातचीत कीजिए, जैसा कि खुद फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है। पाकिस्तान को बार बार लाने की क्या जरूरत है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक वरिष्ठ नेता है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, उसने खुद देखा है कि 1 लाख लोग पिछले 3 डिकेड्स में यहाँ मर चुके हैं। यहाँ हमारी बहनाएं, हमारी माएं विधवा हुई है।
यहाँ बड़ों की किस तरह बेइज्जती हुई है, बॉर्डर्स पे शेलिंग कैसे हो रही है, तो उसकी कोशिश है, एक लीडर की कोशिश रहेगी कि यहाँ पीस कैसे प्रवेल हो। चलिए ठीक है, अगर अमन कैसे आए इसी की बातचीत करनी थी तो पाकिस्तान को लाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर संबित पात्रा, ठीक है सर, सैफुद्दीन सोज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, एक अच्छे माहौल में बातचीत आगे की ओर बढ़ती हुई किस तरह की उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं आज की इस बड़ी बैठक से? डॉक्टर संबित। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो चूंकि आपने भी बताया और रिपोर्ट्स भी दिख रही हैं कि 14 बड़े लीडर जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी भी बातचीत चल रही है, बातचीत समाप्त नहीं हुई है। तो उससे पहले क्या बातचीत चल रही है, किन विषयों में बातचीत चल रही है, मैं उसी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जिसकी सरकार है, ये मेरी तरफ से उचित नहीं होगा, क्योंकि ये प्रवक्ताओं को बताया नहीं जाता है बातचीत क्या चल रही है। मगर मुझे इतना जरूर लग रहा है कि कश्मीर किस प्रकार आगे बढ़ सके, जम्मू किस प्रकार आगे बढ़ सके, किस प्रकार विकास की गाथा वहां लिखी जाए और किस प्रकार लोग सुख शांति से वहां रहें, इसकी चर्चा तो अवश्य हो रही होगी। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि यहां कुछ लोग पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे हैं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आप याद करिए आज ही के अखबार में पाकिस्तान के जो शाह महमूद कुरैशी हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि पाकिस्तान FATF अर्थात वो ग्रे जोन में जा रहा है विश्व में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब पूछा गया पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब से कि आप ग्रे जोन में जाएंगे कि नहीं FATF में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इससे पहले जो सरकारें थी वो तो आतंकवाद का समर्थन करती थी और हमसे पहले जो सरकारें थी वो तो टेररिज्म को फंडिंग करती थी। ये कल का स्टेटमेंट है जो आज के अखबारों में छपा है पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, शाह मोहम्मद कुरैशी का, जब खुद वो मान रहे हैं कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो बढ़ावा देते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को। तो स्वाभाविक है ऐसे में पाकिस्तान के साथ बातचीत। देखिए, हिंदुस्तान का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, हम सबके साथ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, मगर टॉक एंड टेररिज्म कैन नेवर मूव टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में साथ हाथ मिलाकर कभी आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। दूसरी बात, अनुच्छेद 370। देखिए, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को क्या फिर से बहाल कर देना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 370 एक टेम्पोररी और ट्रांजिएंट प्रोविजन था हिंदुस्तान के संविधान में, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से 2 दिन सघन चर्चा करने के पश्चात, जिसमें हिंदुस्तान के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया पार्लियामेंट में, जिसमें PDP के भी सदस्य थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के भी सदस्य थे, ठीक है, सभी ने भाग लेने के बाद ये सर्वसम्मति के साथ विदित हुआ, पारित हुआ कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होगा। उसके बाद ये दोबारा कहां से आ गया कि उसको रीइंस्टेट किया जाए। सैफुद्दीन सोज साहब, अभी जो बैठक चल रही है उस पर आपकी टिप्पणी, चूंकि गुलाम नबी आजाद साहब का जो वीडियो अंदर से सामने आया है मुस्कुराते हुए, वो अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखते हुए, आज किस तरह की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को लग रही हैं, और साथ ही जो बातें डॉक्टर संबित पात्रा की ओर से कही गई उस पर क्या है कांग्रेस पार्टी की सोच? देखिए, मेरी पोजीशन ये है कि मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ। तो इस तरह यहाँ के जो गुलाम अहमद मीर हैं वो डिसाइसिवली पार्टी की बात रख सकते हैं, या हमारी बड़ी लीडर सोनिया जी हैं मोहतरमा, तो वो बता सकते हैं। मैं कांग्रेस में हूँ, मैं जो बताऊंगा मैं अपनी राय बताऊंगा, और जो मुझे सही नज़र आता है वो ये है, मैं मोदी जी की बातचीत की पहल को खैर मकदम करता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे ये कहना है कि मोदी जी इसी बातचीत के ज़रिए अपनी राय थोप देंगे कश्मीर पर, वो कभी नहीं होगा। कश्मीर के लोग इस वक्त नाराज़गी के दौर में हैं। उनको ये परेशानी है कि जब हमने इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ, हमने 2 कौमी नज़रिया रद्द कर दिया और हम सेकुलर हिंदुस्तान में आ गए। आज सेकुलर हिंदुस्तान की बोली बदल गई है और वो घसीटना चाहते हैं। हम उसमें नहीं साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ की नाराज़गी का उन्वान है, हमने इल्हाक किया सेकुलर मुल्क से। हमारी भावनाओं की कदर कीजिए जो नहीं हो रही है। आप कहते हैं हमने 370 उठाया, आपने एक तरफा उठाया। क्या आपने मेन स्ट्रीम को बुलाया दिल्ली में? इसलिए एक बात है, आपने गलती की है, उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए कि यहाँ के लोग नाराज हैं। उस नाराजगी को आप ये डराएंगे कि आर्मी है, जमहूरी मुल्क का हिस्सा है, ठीक है, और हम जमहूरी तरीके से अपनी बात रखेंगे। 370 पर क्या सोच है आपकी? 370 पर सोच है, आज नहीं तो कल इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, या
इसका मुतबादिल बताना चाहिए क्या कानून है। ये आपने हेरा फेरी की है, ये आपने अपमान किया है वो जो आपने एग्रीमेंट किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये चोरी छिपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, हमारी तहरीक का एक हिस्सा था। इस मुल्क में जो लीडर थे उस वक्त सारी दुनिया में उसका डंका बज रहा। बात को थोपने के लिए क्या दिल्ली में इन बड़े नेताओं को बुलाया गया है, जैसा कि सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं, और 370 को लेकर भी वो कह रहे हैं कि उसकी वापसी तो जरूरी ही है वहां पर अमन चैन शांति और वहां के विकास के लिए। देखिए चित्रा जी, बहुत शांतिप्रिय तरीके से कुछ विषयों को यहां पर स्पष्ट कर देना उचित होगा, और मैं सैफुद्दीन सोज साहब का उनके उम्र के कारण, अनुभव के कारण लिहाज तो करता हूं, मगर मैं सख्ती के साथ कुछ प्रश्न भी पूछने वाला हूं क्योंकि मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। नंबर एक, जहां तक सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता के नाते यहां विषय रख नहीं सकता हूं, मैं इंडिविजुअली अपने विषय को रखूंगा। मैं यहां पे याद दिलाना चाहूंगा चित्रा जी, आज से 3 दिन पहले पी चिदम्बरम साहब ने और उससे पहले दिग्विजय सिंह साहब ने एक क्लब हाउस के चैट में दोनों ने कहा था, और आज सैफुद्दीन साहब भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी शासन में आएगी तो आर्टिकल 370 को बहाल करेगी। तो मैं स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि पी चिदम्बरम, सैफुद्दीन सोज, दिग्विजय सिंह, अगर ये कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस कौन है? फिर राहुल गांधी इस पे स्पष्टीकरण दे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को गैर कानूनी तरीके से और एक गैर संवैधानिक तरीके से हटाया गया है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। मेरा मानना है कि संविधान की स्थापना कहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से वो पार्लियामेंट के पटल पर ही उसका बचाव होता है, और पार्लियामेंट के पटल पे सघन चिंतन के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों के मध्य सभी ने अपने अपने विषय को रखा, अपने वक्तव्य को रखा, वोटिंग की गई। वोटिंग में पूरे बहुमत के साथ, बल्कि 370 लोगों ने, 370 सांसदों ने इसके पक्ष में किया कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट हो जाना चाहिए। और सैफुद्दीन जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये टेम्पररी और ट्रांजिएंट प्रोविजन है आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का। जो टेम्पररी और ट्रांजिएंट है वो कभी परमानेंट नहीं हो सकता। और अंत में एक व्यक्तिगत सवाल, आपकी अनुमति हो सैफुद्दीन सोज साहब, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है चित्रा जी। हाँ। मैं सैफुद्दीन सोज साहब से कोई तू मैं की डिबेट नहीं, एक व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं सोज साहब, आपकी अनुमति हो तो? हाँ, जरूर जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। धन्यवाद, धन्यवाद सोच साहब। सोच साहब, आज से लगभग 2 साल पहले मुझे लगता है आपकी एक किताब की रिलीज थी, कश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। और उस किताब में आपने जो कहा था, मैं वो कोट भी करना चाहूंगा, और आपने कहीं ना कहीं बहुत ही घनघोर बात कह दी थी। मैं कोट कर रहा हूं। सोच साहब सेज, एंड आई कोट, मुशर्रफ सेड Kashmiris don't want to merge with Pakistan. Their first choice is independence. The statement was true then and remains true now also. I say the same, but I know this is not possible now. I am saying this for a long time. आपने कहा था कि अगर एक मौका दिया जाए तो कश्मीरी आज हिंदुस्तान से अलग अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहता है। क्या आज आप देखिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी हिंदुस्तान के रह चुके हैं, कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं। आपको क्या लगता है, डू यू स्टिल स्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? आज आप अपने इस स्टेटमेंट पर आज भी कायम है जो 2 साल पहले आपने कहा था, या आप इसको रिट्रैक्ट करना चाहें? बोलिए सैफुद्दीन साहब। देखिए मैंने ये कहा कि आज भी अगर कश्मीरियों को आप चॉइस दे दीजिए तो वो पहले आज़ादी कहेंगे, इंडिपेंडेंस कहेंगे। अरे मेरे दोस्तों, मैं कश्मीर की तारीख नहीं जानूंगा तो फिर कौन जानेगा? मैं तो यहीं पला बड़ा हूँ। मेरी किताब से कहीं पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ तहरीक चलाई और हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया और 2 कौमी नज़रिया रद्द किया। उसी के जवाब में हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने एग्रीमेंट किया हमारे साथ। वो तो दिल्ली एग्रीमेंट है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मंजूर किया, जिस दिल्ली एग्रीमेंट को आपने पार्लियामेंट में डिस्कस किया पूरी बहस के बाद। तो ये आपने जो नया किया है वो उसी एग्रीमेंट का अपमान है। अब आप कहते हैं कि मैं आज़ादी की बात क्यों कहता? आज भी कश्मीर को आप सामने बॉक्स रखेंगे, इंडिया पाकिस्तान और आज़ादी, वो कहेंगे आज़ादी। आज़ादी से बेटर क्या चीज़ है उनके लिए? क्योंकि उनकी भावनाएं हैं। जहां कांग्रेस लड़ रही थी वहां, यहाँ या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपकी अपनी सोच नहीं सैफुद्दीन सोच में आ रही हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, 370 हटाए जाने के बाद देखिए केंद्र सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और इस पूरे मामले में चर्चा होने के बाद उसको हटाया गया। मेरी पार्टी के नहीं सर, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं,
आपकी सोच और पार्टी की सोच अलग अलग कैसे हो सकती है, उस पर मैं नहीं जाते हुए मैं आपकी सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहूंगी। यहां पर चूंकि मेरे पास पूरा का पूरा आंकड़ा है सैफुद्दीन साहब, 370 हटाए जाने के बाद विकास के कितने काम हुए हैं। स्थानीय स्तर पर 5132 करोड़ का जो बजट था उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया गया, 12600 करोड़ का बजट। हर चीज में मेरे पास पूरा का पूरा आंकड़ा है सर। बॉम्बे हाई कोर्ट केंद्र सरकार से कहता है कि जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर वैक्सीनेशन को जिस तरह से फॉलो किया गया, आप उससे सीखिए। क्या इन चीजों को आपको नहीं नजर आता है सैफुद्दीन सोच साहब? नहीं, आप मेरा जवाब सुनिए। जिन लोगों की जो सोच पर, जज्बात पर कारी ज़रब लगी हो, वो सड़क से नहीं मानते हैं अपनी तरक्की या बिजली का पोल लगने से। कश्मीर में ऐसी दिक्कत है, यहाँ के दिमागों में परेशानी है, यहाँ अचानक हड़ताल हो जाती है, उनको कोई लीडर नहीं कहता हड़ताल करने के लिए। इसको कलेक्टिव कॉन्शियंस कहते हैं। और कश्मीर के लोग नाराज हैं कि उन्होंने दो कौमी नजरिया को रद्द किया, 2 नेशन थ्योरी को, और हिंदुस्तान के साथ, सेकुलर हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया। उसी सेकुलर हिंदुस्तान ने यहाँ धोखेबाजी की। क्या आपकी जो भी हुकूमत हो, मैंने कहा था कि कांग्रेस की हुकूमत बिल्कुल कोई गलती नहीं की उनने। सवाल ये है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने साथ रखा। उन्होंने इस बलबूते पर किया कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है और सेकुलर हिंदुस्तान से किया, और दिल्ली एग्रीमेंट है, और दिल्ली एग्रीमेंट को यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और पार्लियामेंट ने तस्लीम किया। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी शासन में रहते हुए बहुत सारी गलतियां की हैं। विद्वान जो है उनको लाइए। दिल्ली में हमेशा 370 को कमजोर कुरेदते रहे, जिस तरह टनल निकाली जाती है। सोच साहब सुनिए जरा, 370 को खोखला करते रहे हैं। चलिए सुनिए अब मेरे जी। चलिए चित्रा जी, अब मैं बोल सकता हूँ? चित्रा जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे आश्चर्य लगा कि एक बहुत वरिष्ठ नेता हमारे पैनल में बैठकर आज भी ये कह रहे हैं और वही बात सपोर्ट कर रहे हैं जो 2 साल पहले उन्होंने कही थी कि आज भी अगर उन्हें मौका मिले, क्योंकि वो भी कश्मीरी है, अगर उन्हें मौका मिले तो वो आजाद होना पसंद करेंगे। और ये वो व्यक्ति कह रहा है जो हिंदुस्तान में मंत्री भी रह चुका है, हिंदुस्तान के कई बार के सांसद रह चुके हैं, जिनके सुपुत्र भी हिंदुस्तान की राजनीति में एक एक्टिव रोल और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो आजाद होना चाहेंगे। सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, आप मेरे से बड़े हैं, मैं तूतू मैमे की डिबेट बिल्कुल नहीं चाहता। एक एक करके हम बात करें, जनता भी समझ पाए। उसी किताब में लिखा, लेकिन आजादी के लिए साहब मैं आपसे पूछा जाएगा। सोच साहब मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं 20 सेकंड 30 सेकंड आपकी अनुमति से, या आप थोड़ा और बोल लीजिए फिर मैं बोल लूंगा। जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, आप उम्र दराज हैं, बड़े हैं, अनुभवी हैं, मैं आपके साथ लड़ूं, ये उचित नहीं है। मैं आस्ते आस्ते बात करता हूं, आराम से सुनूंगा, फिर आप बोल लीजिएगा। नहीं, मैं आपके साथ सुनिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बात करूंगा। थैंक यू। आप थोड़ा सुन लीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। बोलिए, सुन रहे हैं। देखिए चित्रा जी, मुझे दुख इस बात का हो रहा है, और मैं कोई सैफुद्दीन सोच साहब से इंडिविजुअली नहीं लड़ रहा हूं, मगर उस सोच से लड़ रहा हूं, उस सोच से लड़ रहा हूं जो सैफुद्दीन सोच साहब कोई अंडर प्रिविलेज्ड व्यक्ति नहीं है, देश का सांसद, पूर्व मंत्री कहता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं हिंदुस्तान से आजाद होना पसंद करूंगा। तो आपने उनसे पूछा कि क्या डेवलपट के तो ये पैरामीटर्स हैं, डेवलपमेंट तो इतना बढ़ गया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिजली के तार लगने से या बिजली के खंभे लगने से। सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, आप बता दीजिएगा उसके बाद। सुनिए प्लीज। इन्होंने कहा कि बिजली के खंभे लगने से या रोड बन जाने से उससे हमें कोई कुछ सुकून नहीं मिलता है, हमारे दिमाग के अंदर नाराजगी है। मतलब किस चीज की नाराजगी है सर? किस चीज की नाराजगी है? कि आप एक मजहब के आधार पर आप एक क्षेत्र, एक राज्य को हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहते हैं। आपको बिजली नहीं चाहिए, आपको सड़क नहीं चाहिए, आपको पीने का पानी, जो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप किसके लिए लड़ रहे हैं फिर? तो किसके आधार पर साहब? आपने कहा कि हमको तो डेवलपमेंट के पैरामीटर से मतलब नहीं है, क्योंकि बिजली के पोल से हमें कोई मतलब नहीं है, बिजली आए नहीं आए, सड़क बनी
बिल्कुल साहब, आप दे दीजिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ, तो जल्दी से आपको अपनी बात किससे मतलब कंप्लीट अगर कीजिए, और भी डेवलपमेंट मेहमान आपका हमारे इशू साथ नहीं जुड़े है हुए हैं, तो क्या इंतजार कर इशू रहे है हैं। जिसको लेकर आजाद? ठीक है, ये तीसरी बात मैं आपको, तीसरी बात सोच साहब, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एक सेकंड, सोच साहब आपसे गलती बार बार आप इससे सब सुनिए, आप एक गलती कर रहे हैं सोच साहब, बार बार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 370 था ये आपके एक्सेशन के समय का आर्टिकल है। नहीं, आर्टिकल 370 एक्सेशन के बहुत बाद, लगभग 1-2 साल बाद आर्टिकल 370 आया है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 कब आया है। अगर मैं सही हूं तो 1949 में आर्टिकल 370 आया है, और बल्कि आर्टिकल 370 के लिए देश के कानून मंत्री BR अंबेडकर जी ने मना कर दिया था कि मैं तो आर्टिकल 370 फ्रेम करूंगा ही नहीं। आप बताइए, क्योंकि उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 इज अ सेपरेटिस्ट आर्टिकल, उन्होंने मना कर दिया था, और ये गलत है कि जिनके पास मैं जाऊंगी। लेकिन सैफुद्दीन सोच साहब, देखिए 2-3 बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ये वो कि अभी भी आप लोगों के दिमाग में, और ये पूरा कश्मीर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, आप लोगों की, कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि नहीं, हमें आजादी ज्यादा प्रिय है बजाय कि भारत सरकार कितना भी पैसा वहां के विकास के लिए बहाती रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नहीं सुनिए ना सर, सुन लीजिए सैफुद्दीन सोच साहब, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप सुनिए ना मेरी बात। चूंकि कश्मीर में एक बदलाव तो दिखाई दे रही है ना, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वहां पर जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां लगातार होती रहती थी, 370 हटाए जाने के बाद उसमें कमी आई है। पत्थरबाजी की तस्वीरें जिस लाल चौक से लगातार सामने आती थी, अब वो तस्वीरें नहीं आती हैं। क्या ये चीजें आप लोगों को शांति और अमन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरक नहीं करती हैं? सैफुद्दीन सोच साहब, ये देखिए जब आगे बढ़ना होता है, इस प्रांत के लोग जो हैं, लोग बड़ी हकीकत होते हैं। आप आरएसएस की सोच को एक्सटेंड करके वो बताते हैं आपको कि इतनी नालियां बन गई, इतने सड़क बन गए। ये विकास जो है, जहनों में जो परेशानी होती है उसमें विकास रेलेवेंट नहीं रहता है। लोगों का ख्याल ये रहता है जो भी हुकूमत होगी वो तो ये चीज़ें करेगी ही, नहीं करेंगे तो वो अपना क्या दिखाएंगे, कर्तव्य दिखाना होता है। मैं आपको कहता हूं, जहनों में जो परेशानी है, कितनी गलत स्टेटमेंट है, विकास रेलेवेंट बातचीत से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अभी मोदी जी ने जो रास्ता खोला है, मैंने उसका वेलकम भी किया, और अब मैं कहता हूं आपको, कश्मीर के लोगों की बात सुनी जाए, और वो आपके आप विकास के रास्ते उनको कहते हैं, आप क्या आंकड़े दे देंगे, वो आंकड़े नहीं सुनेंगे। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको नहीं निकाला जा सकता, और इस वजह से हमें अलग आजादी चाहिए। प्लीज सर, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? पूरा मुल्क आपको सुन रहा है, विदेशों में लोग आपको सुन रहे हैं, और इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। सोचिए कि कश्मीर में अचानक क्यों हड़ताल होती है, सर, अचानक क्यों नाराज है? तो ठीक है, नाराजगी रोजगार को लेकर होती है, नाराजगी इस बात को लेकर भी होती है। प्लीज सर, एक चीज है, लेकिन जो मैं विचार रख रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मोदी जी का खैर मकदम है, उनने बातचीत का दरवाजा खोला है, वो लोगों की बात सुनी, ठीक है, लेकिन आप अपनी ही पार्टी से अलहदा यहाँ पर राय रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं खैर मकदम करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ मोदी जी की। सुशील पंडित जी स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण विकास का कोई भी काम हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आजादी चाहिए। मैंने नहीं कहा वो। चित्रा जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप सैफुद्दीन सोच साहब को आज अपने शो में लाए, क्योंकि मैं अगर आपको ये कहता ना, आप मानते नहीं। आप मेरा टाइम भी इनको दे दीजिए और बैठ करके इनके मुंह से सुनिए कि जिहाद का जहन कैसा होता है। ये कह रहे हैं मुझे सड़क नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं कि मुझे आजादी चाहिए, और ये वो शख्स है जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, मैंने कहा उसके बाद कांग्रेस में आया, ये देश का यूनियन मिनिस्टर बना, ये एक के बाद एक देश की पार्लियामेंट में गया कई टर्म्स। ये शख्स कह रहा है कि मेरे जहन में सबसे पहले आजादी छाई है का कदरदान हूं। खुल करके कान खोल के इसके मुंह से सुन लीजिए, और संबित पात्रा और उसकी पार्टी और उसकी सरकार और उसका नेतृत्व विकास, सड़क, पुल, नौकरी, अस्पताल, फैक्ट्री, इन्वेस्टमेंट, ये लिस्ट लिए बैठे हैं। इनके होम सेक्रेटरी ने आज पूरी प्रेजेंटेशन की कि हम कश्मीर के लिए क्या करना चाहते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर है सैफुद्दीन सोज, ये आपको साफ साफ बता रहा है कि उसे क्या चाहिए। आपकी आंखों पे पर्दा पड़ गया है कि आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। ये बैठक में आते हैं तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते हुए आते हैं,
ये जब नजरबंदी से निकलते हैं तो कहते हैं चीन से 370 लेंगे। आज ये खुले जहन से आपके सामने कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बात करते हैं, मुझे केवल आजादी चाहिए। और ये उम्र दराज ये पॉलिटिशियन उम्र भर संसद में रहा, यूनियन मिनिस्टर रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा, कांग्रेस में रहा, उधर ये वो शख्स कह रहा है इधर भी सच्चाई बता रहा हूँ, तंजीम का आदमी नहीं कह रहा है। उससे क्या होगा? तो कान खोल करके सुन लीजिए कि कश्मीर में आप किन लोगों से बातचीत करने चले हैं, और इस जिहाद के मुंह पर जब आप पैसे फेंकते हैं, विकास फेंकते हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, तो आप किस अंधे कुएं में इस मुल्क के करदाता की गाढ़ी कमाई डाल रहे हैं? कान खोल कर सुन लीजिए, आंखें खोल कर देख लीजिए। सर ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना सैफुद्दीन सोद साहब, अगर भारत सरकार इतना ज्यादा पैसा लगा रही है ताकि कश्मीर में विकास हो सके, सर सुन तो लीजिए, सर सुन तो लीजिए, आपके जहन में वो कौन सा जहर है जो विकास के इतने बड़े पैमाने को भी खोखला बताने पर तुला हुआ है? सर इसका जवाब तो आपको देना होगा ना। आपके जहन में क्या भरा हुआ है? क्या आपको अपना मुल्क भी पराया लगता है और आपको आज भी आजादी चाहिए? जवाब मेरा सुनिए। मैं ये कहता हूँ आपको कि मोदी सरकार ने जो अभी बुलाया है ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान जमहूरियत है। मैं हिंदुस्तान को तस्लीम करता हूँ, हिंदुस्तान का आईन मानता हूँ। आप मेरी बात पूरी समझ लीजिए। मैं कहता हूँ अगर लोग नाराज हैं तो उनकी बात समझनी चाहिए। मोदी जी को ये क्रेडिट तो जाएगा कि बातचीत का दरवाजा खोला है। सर आप जैसे मैं नेता इसका ही खैर समझाएंगे करता ना, हूँ। जब आप जैसे नेता ही टीवी पर बैठ के कहेंगे कि हमारे जहन में कुछ और है, आप बोलिए ना विकास और नौकरी चाहिए, आप कहिए कि रोजगार चाहिए, आप कहिए कि कश्मीर एक मॉडल बने। ये चीजें तो आपको ही समझानी होंगी ना उन कश्मीरियों को जिनके जहन में जो बातें आप कह रहे हैं कि ये भरा हुआ है। वो तो मैं मानता हूँ, वो तो नहीं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन लोगों से अभी तो नहीं मान रहे थे। सवाल कीजिए, कहाँ मान बात कीजिए। और अभी तो आपने कहा कि बिजली नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का आईन यही कहता है। और पार्टी में सुनाइए और सरकार को सुनाइए। बिजली का अपना मकाम है, नौकरियों का अपना मकाम है, मैंने नहीं कहा। सर बिजली, पानी, नौकरी यही तो पैमाना होते हैं ना किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रदेश के। हमें तो आगे बढ़ना है ना, हमें विकास की राह पर एक नई लकीर खींचनी है। लेकिन हम बार बार ये कहें कि नहीं, हमारे जहन में जहर भरा हुआ है और उस जहर को हम निकालना नहीं चाहते। हमें तो भैया आजादी दे दो। सर कैसे मिलेगी? अब तो 370 भी हो गया। सर आप लोगों के तमाम मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, चाहे पात्रा साहब जवाब दे दें या दूसरी। ठीक है सर, अब समझ गए मैं आपका सपना सर अब कहां पूरा कश्मीर के साथ, सलमान सागर साहब, आपने कश्मीर के साथ वादा किया कि दाखिली खुद मुख्तारी रही। सलमान सागर कुछ जी बिल्कुल, सलमान सागर साहब जो बातें यहाँ पर सोच साहब की ओर से कही गई हैं, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं उससे? और ये बताइए आज की ये जो अहम बातचीत चल रही है उससे किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? सोच साहब हमारे बुजुर्ग लीडर है यहाँ। सोच साहब ने तो खैर अपना ये कहा कि उनका कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोच साहब जो भी कह रहे हो फरमा रहे, तो मैं ज्यादा उस पर नहीं बोलूंगा। मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बोलूंगा और ये कहूंगा कि आज जो मीटिंग हुई है वो वेलकम स्टेप है, हम उसको पूरी तरह वेलकम करते हैं। और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही इनिशियली ही ये समझा कि यही एक रास्ता है और हमेशा प्लीड करते आई यही रास्ता है। जिस चीज को समझने में 22 महीने लग गए दिल्ली में सरकार को, वो 22 महीने पहले ही अगर कोशिशें की जाती, इंस्टेड ऑफ दैट ऐसी कोशिश की गई कि एक ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए जिनकी पब्लिक स्टैंडिंग कोई है नहीं। लेकिन आज आप समझ गए कि उस चीज की अहमियत नहीं रही, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाए, चाहे वो बीडीसी के इलेक्शन थे या बाकी चीजें थी। सही मायने में ये पता चला आपको कि कश्मीर को रिप्रेजेंट कौन करता है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या उसके मजीद जो अभी बीडीसी के रिजल्ट्स आए हैं उसमें पता चल गया कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर किन ऑर्गेनाइजेशंस का है। जहां तक सोच साहब ने कहा डेवलपमेंट एक इशू नहीं, डेवलपमेंट इशू है। हम ये नहीं कहते डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए या नहीं हुई है, लेकिन जब आप इसको कन्फाइन करते हैं कि डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, यहाँ 72 साल से डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी या कुछ देर के लिए बीजेपी की सरकार थी। आप डेवलपमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस को लेके। आपको जब सूट करता है तो आप डेवलपमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। डेवलपमेंट एक इशू है, वो हर एक स्टेट के लिए है। आप उसको कश्मीर सेंटर जब बनाते हैं तो आप उसको मसले को एक अलग टर्न दे देते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात होती, क्या आपको यह लगता है 14 सीनियर लीडर्स को आज दिल्ली बुलाया जाता और प्राइम मिनिस्टर बात करते? कितनी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर्स को दिल्ली बुलाया जाता है? आपके लेन ड्रेन और प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। या सुशील पंडित जी को जरा पूछ लीजिए आप,
हमें पूरा दर्द हम समझते हैं, टिकला टप्पू जी को मारा गया या बाकी कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन कभी ये बात करते हैं हजारों कश्मीरियों को मारा गया झंडा लेने पर? हमने गोलियां खाई, हम मारे गए हैं, 8,000 के करीब हमारे वर्कर मारे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये सुशील पंडित जी हमको दिल्ली सिटी में बैठ के नेशनलिस्ट फोर्स सिखाएंगे? हमसे ज्यादा नेशनलिस्ट ये हैं जो दिल्ली में बैठ के बातें करते हैं। हम नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, आप कुरान की बात लाते हैं, हम तो कभी गीता नहीं बोलते, हम कभी ग्रंथ साहब नहीं बोलते, हम रिलीजन को सामने नहीं लाते हैं। आपका तो काम ही बना है, आपने तो इसको बिजनेस बना रखा है। आप टीवी पे आएंगे, चित्रा जी आपको पूछेंगे और आप जल्दी जल्दी कुरान का नाम लेंगे। आप रिलीजन को कैसे बीच में लाते हैं? आपकी रोटी इसी पे सेकी जाती है। हम अपनी सियासत चलाते हैं अपनी जान देख के। हमने तिरंगा फहराया यहाँ, मेरे बाप ने मिनिस्टर होकर 12 बार तिरंगा फहराया, आप उससे क्वेश्चन करते हैं? हमने अटैक से हैं, मेरे घर पे कम से कम 50 अटैक हो गए हैं, मेरे हमारी फैमिली पे। उसी को तो रोकना है ना, अब अटैक हो गए हैं, होते रहेंगे, उसी को तो रोकना है। मैंने चित्रा जी मैंने काफी देर वेट किया, अब आप 1 मिनट सुन लीजिए। एक एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर, एक छोटा सा एक वर्कर और मेरे वालिद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वैसे ही हजारों लीडर हैं। हमारे अटैक्स जो हम पे अटैक्स मिलिटेंट अटैक्स हो गए, उसमें कम से कम अभी तक 18 लोग मारे गए हैं। हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान के लोग, हमारे हजारों वर्कर मारे जाते हैं और हमें क्वेश्चन करते हैं। अगर आप क्वेश्चन करते हैं, आप ये समझिए आज प्रधानमंत्री जी ने फिर फारूक साहब को क्यों बुलाया दिल्ली? क्योंकि वो समझते हैं कि वो नेशनलिस्ट और नॉन नेशनलिस्ट में क्या फर्क है। सुशील पंडित जी जैसे लोग नहीं बोल सकते जो जल्दी कुरान को बीच में लाते हैं और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जो कश्मीरी पंडित को जल्दी लाते एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट के साथ हम हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम डेवलपमेंट के साथ हैं, बट एट द सेम टाइम कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है और मोदी जी ने जब आज बुलाया है तो इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप दिल्ली, आप गोवा से नहीं बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे को बड़ा एहतराम है सभी पैनलिस्ट का, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप जब 371 की बात, 370 की बात करते हो तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं, लेकिन वही 371 आप 7 स्टेट को देना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। बंगाल में आप कहते हैं बंगाल फर्स्ट, माटी मनुष्य कुछ बोलते हैं आप मराठा में मराठा फर्स्ट कहते हैं, लेकिन जब कश्मीर में कोई कश्मीरी की बात करता है वहां आप नहीं मानते ये बात। आप लद्दाख में कहिए डोमिसाइल राइट होना चाहिए, आपको गारंटी नहीं चाहिए जॉब, लेकिन कश्मीर में अगर यही बात सलमान सागर जैसा बंदा करता है, इंटरनेशनल हो जाता है। नहीं, मैं सोच सबसे डिसएग्री करता हूं। सब लोग मानते हैं इस बात को, एहतराम करते हैं इसको, लेकिन अगर कोई भी बात देश विरोधी होगी, पलटकर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है, डॉक्टर संबित पात्रा भी जवाब देना चाहते हैं और साथ ही सुशील पंडित भी। सर, थोड़ा कश्मीरी पंडितों के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता दिखाया करिए। आप लोग इतने सालों तक आप लोगों की सरकार रही, आप लोगों ने क्या किया सर? लाखों लाख लोग जिस तरह से वहां पर छोड़कर अलग हुए, सर आप लोगों को क्या बोलने का हक है इस पूरे मामले में? ये भी बड़ा सवाल है। आप बोलेगा आगे, लेकिन उसके पहले संबित जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद बोलेंगे सुशील पंडित। मैं पूछ रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर संबित, बताइए आज तक किसी भी कश्मीरी पंडित लीडर ने कितनी बार ये कहा? एक सेकंड, अब आराम से बात कर लें, जरा मैं जवाब दूं। बोलिए। चलिए सुनिए चित्रा जी, अभी यहाँ पर नेशनलिज्म के ऊपर, नेशनलिज्म की परिभाषा क्या है, कौन कितना बड़ा नेशनलिस्ट है, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। मैं तो नहीं मानता हूं कि फारूक साहब का वो स्टेटमेंट कि हम आर्टिकल 370 को चाइना की मदद से बहाल कर देंगे, हम चाइना की मदद लेंगे और आर्टिकल 370 को फिर से वापस ले आएंगे, ये कोई नेशनलिस्ट स्टेटमेंट है। मैं उस बयान को भी नेशनलिस्ट नहीं मानता हूं जहां कहा गया था अगर आर्टिकल 370 हट जाएगा तो यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। मैं उन स्टेटमेंट्स को कभी भी नेशनलिस्ट नहीं मानता हूं, राष्ट्रवादी नहीं मानता हूं, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल जैसे आपने कहा बंगाल में बंगाल फर्स्ट बोला जाता है या महाराष्ट्र में मराठी फर्स्ट बोला जाता है, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे, हम सब इसका बहुत इस्तकबाल करते हैं, किंतु आर्टिकल 370 को आप मराठी से मत जोड़िए। आर्टिकल 370 का अर्थ था कि वो दलित जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं देना। आर्टिकल 370 का अर्थ था कि पॉक्सो एक्ट जो हिंदुस्तान के बच्चों को बचाने के लिए बाकी सभी राज्यों में लगते हैं, वो जम्मू कश्मीर। साहब, मैं तो आपके बीच में एक शब्द नहीं, सलमान जी, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। थोड़ा ठंड रखिए, आराम से मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोल लीजिएगा, तब वो अच्छा लगेगा, लोगों को समझ में भी आएगा। मैं कंप्लीट कर लूं। थैंक यू। देखिए सलमान जी, आर्टिकल 370 के कारण
NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का किसी प्रकार का कार्यक्षेत्र जम्मू कश्मीर में परमिटेड नहीं था। आर्टिकल 370 के कारण जिस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था महिलाओं के खिलाफ, उनको उनकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। आर्टिकल 370 के कारण दलितों के बच्चे, खास करके वाल्मीकि समाज के बच्चे जो वहां रहते थे, वो केवल सफाई कर्मचारी बन सकते थे, वो IAS IPS या आर्मी में नहीं जा सकते थे। चित्रा जी, आज से लगभग 15-20 दिन पहले एक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी ने कितनी बड़ी अचीवमेंट की। उन्होंने ठाना था कि अपने बच्चे को वो आर्मी में भेजेंगे, और आज उस बच्चे को उन्होंने आर्मी में भेजा है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। ये क्यों नहीं पहले संभव हो सकता था? ये कश्मीरियत का अर्थ ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, मराठी का अर्थ ये नहीं है डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। वो तो स्वाभिमान है, जैसे मराठत्व स्वाभिमान है वैसे कश्मीरियत आपका स्वाभिमान है। कभी भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। इस कारण से आर्टिकल 370 हटाया गया है, और इस पर लेकर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। ये सारे आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने सारे सांसद तो मौजूद थे, सदन में मौजूद थे, भाषण भी रखा, एक्स जज थे वो, उन्होंने तो अपना भाषण भी रखा। क्या हो गया उसके बाद भी? वोटिंग तो नहीं हुई उसके फेवर में, इसलिए उस विषय पे अभी चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। ठीक है, सलमान सागर साहब जल्दी से अपना जवाब दीजिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी सलमान निजामी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, मैं फौरन आ रही हूं, जल्दी से 2 लाइन में सलमान सागर साहब, जवाब मिल गया आपको? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, प्लीज आप स्क्रीन पे अगर ऑडियो। मैं कह रहा हूं, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे वहां तब मेंबर पार्लियामेंट थे, लेकिन हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डिटेंशन में थे। सैफुद्दीन सोज जी 9 महीने बाद डिटेंशन से रिलीज हो गए। लेकिन जहां तक 370 की बात है, मैं ये कहता हूं, जब भी हम 370 की बात करते थे, वो हम एक हिंदुस्तान के कानून के दायरे के अंदर अंदर बात कर रहे। वो कहीं पाकिस्तान से, वो कहीं चाइना से, वो कहीं अमेरिका से नहीं आया था। वो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने रखा था उसमें, चाहे वो 53 में रखा, चाहे वो 47 में रखा। ठीक है सर, आगे बढ़िए ना। 370 खत्म हो चुका है। विकास की बात, वहां पर किस तरह से चुनाव कराए जाएं, उसके बाद परिसीमन के बाद क्या हो, उसके बाद सर आगे बढ़ने की बात कीजिए ना। हम तो अटके हुए हैं वहीं पर, हमारी सोच घूम फिर कर वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है। सर आप भी जानते हैं क्या संभव और क्या संभव नहीं है। अपने मुल्क के कानून पे, मुल्क की कोर्ट पे पूरा यकीन है। रऊफ भट्ट साहब, 370 सब जुडिशियस है। जल्दी जल्दी रऊफ भट्ट पार्लियामेंट में हुआ, संबित पात्रा जी ने कहा ये पार्लियामेंट में हुआ। आपको ये पता होना चाहिए, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में पास होती थी, तब तक वो डायरेक्टली हम पे लागू नहीं होती थी जम्मू कश्मीर के लोगों पर, जब तक हमारी असेंबली उसको वेट नहीं करती। तो सर ये तो अच्छा कर दिया ना, हमारी असेंबली उसको पास नहीं करती थी। ये अच्छा कर दिया ना कि कम से कम देश एक जगह से निर्धारित हो कि केरला में क्या हो और कश्मीर में क्या हो। इसके तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। नहीं, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये हक हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का था, ये हमारे लोगों का हक था, क्योंकि ये तो हम पे हमारी किस्मत का फैसला था, हमें करना क्या है। ये तो कोई गैर कानूनी नहीं था, ये गैर ऐसा कैसा हो जाएगा, कानून नहीं ना था। हम ये चाहते, देखिए जहां तक ये बात करते हैं, ये कानून ये जो 370-35A है, हम इसलिए कहते हैं कि ये इलीगल हुआ क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हक था कि इसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि जो भी हम वो विषय तो समाप्त हो गया। आर्टिकल 370 फिर से कहां से डिबेट के बीच में आ गया? भट्ट साहब, डल झील में बहुत सारा पानी बह चुका है, आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे देखने की जरूरत है। घड़ी की सुई वहीं पर अटकाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सुशील पंडित जी, वक्त की कमी है। सुशील पंडित जी, उसके बाद में फौरन आ रही है सलमान निजामी साहब। पेट्रोल की आगे के 2 मिनट बचे हुए हमारे पास। सुशील पंडित जी, वैसे सैफुद्दीन सोच कहाँ चले गए? वैसे चित्रा जी, अपने दर्शकों के लिए सैफुद्दीन सोच साहब आजादी लेके कहाँ चले गए? उनको सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे और पहले से इस बात की जानकारी थी, हालांकि वो देर तक रहे। सलमान निजामी अब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मैं पहले बात कर लूं अपनी। चित्रा जी, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। आपने कश्मीरी हिंदुओं का मुद्दा उठाया, लेकिन आज की बैठक में तो कश्मीरी हिंदुओं का कोई औचित्य नहीं है। होता तो वहां पर हमारा कोई प्रतिनिधि होता ना। हम तो 2 पार्टों के बीच में फंसे हैं। एक तो वो पार्ट है जो जिहादियों की बारात आपने कश्मीर से बुलाई है, जिन्होंने हमारा निष्कासन किया, एक हिंसक निष्कासन किया, और दूसरा पार्ट वो है जो इसके ऊपर लीपापोती कर रहा है, जो इसको ढक रहा है, इसको पुष्टि तक नहीं कर रहा है, इसको न्याय नहीं दे रहा है। पंडितों की बात उठाई है, मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन सलमान निजामी, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, उसकी पहले आपके। ठीक है सर, ठीक है। सलमान निजामी साहब, सैफुद्दीन सोच साहब तो आजादी की मांग करके यहाँ से चले गए, लेकिन ये बताइए कांग्रेस पार्टी आज की इस बैठक से क्या उम्मीद कर रही है? कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे मामले में क्या है, ये बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी पहले मैं ये बात क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि 370
इंडिया का इंटरनल मसला है, इसमें कोई पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। ये 370 जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था जम्मू कश्मीर की आवाम को, ना कि पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की आउट ऑफ पिक्चर है, जानबूझ के इसको जो टॉपिक को है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं जो लोग इस पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो 370 के बाद सैफुद्दीन सोजी डाइवर्ट कर रहे थे। नहीं, देखिए वो उनका स्टेटमेंट है पर्सनल। मैं आपको कह रहा हूं कि 370 जो है इंडिया का इंटरनल इशू है। ये उनका स्टेटमेंट, चिदम्बरम साहब का एक अलग स्टेटमेंट, दिग्विजय सिंह जी का एक अलग स्टेटमेंट और सलमान निजामी का एक अलग स्टेटमेंट। ये राहुल गांधी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे देते हैं? लेने दीजिए मुझे ब्रेक पर। ये सबके अलग, भाई साहब हमारा हम लोग कंफ्यूजन के मारे बेहोश होने वाले हैं। सबके अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं कांग्रेस पार्टी में। 2 साल में ये फेल हो गए जम्मू कश्मीर में। तभी उन लोगों को जिनको ये कहते थे ये देशद्रोही है, फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती, आज उनको रेड कारपेट वेलकम किया गया दिल्ली। इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए कि कम से कम संवाद के लिए उन तमाम बड़े नेताओं को नजर से नजर मिलाकर बातचीत करने के लिए बुलाया गया है, जिनको नजरबंद सरकार की ओर से किया गया था ताकि हालात खराब नहीं हो। यकीनन जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बदल रही हैं, विकास के पैमाने पर नया आयाम ये गढ़ रहा है और आगे चुनाव को लेकर सरकार कैसे बढ़े इसको लेकर बातचीत लगातार जारी है। आज के सबसे बड़े संवाद से क्या बात निकलकर सामने आती है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन जो सवाल आज देश की जनता से हमने पूछा था उस पर क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। हमारा आज का दंगल में सवाल था कि क्या मोदी के मिशन कश्मीर को कश्मीरी नेताओं का साथ मिलेगा। आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 45% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 55% ने नहीं कहा है। लेकिन कहते हैं संवाद से बिगड़ी बात को बनाया जा सकता है और संवाद की वही पहल और बातचीत इस वक्त भी लगातार जारी है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। दंगल में आज के लिए बस इतना ही।